हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम कुछ बातें जो है वो कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखो, हम ये पढ़ रहे थे कि कोशिका जो है, कोशिका का संगठन क्या है। कोशिका का संगठन, कोशिका का संगठन, इस संगठन की बात कर रहे थे। और संगठन में हम लोगों ने एक दो नाम देखे। जैसे हमने एक देखा प्लेज्मा झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली। और इस प्लेज्मा झिल्ली के बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें करी। प्लेज्मा झिल्ली, एक हम देखते हैं केंद्रक, एक हम क्या देखते हैं और केंद्रक, और एक हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। किसकी बात करते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक, अब हम लोगों ने प्लेज्मा झिल्ली की बात जो है वो कल की क्लास में कर दी थी। प्लेज्मा झिल्ली, इसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। आज हम बात करेंगे एक प्लेज्मा झिल्ली, जिसे हमने बात करी कि जैसे ये है कोशिका, तो बीच में क्या होगा, ये जो है वो केंद्रक है, ये केंद्रक है और ये केंद्रक है, और ये जो है ये प्लेज्मा झिल्ली है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। जिसे हम क्या कह रहे हैं भाई? कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। ये कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली कह रहे हैं। और हम बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा है। बहुत सारा क्या भरा हुआ है? लिक्विड, तरल। ये पूरा अंदर जो है, अंदर तक पूरा कोई भरा हुआ है, तो वो क्या है भाई? वो है तरल, जिसे हम इस तरल का नाम जो दे रहे हैं वो इस तरह से हम भर देते हैं। थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं लगाना? अच्छा, तुम ही बताओ। अच्छा तो लगना ही चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगा तो नहीं लगा, हमें तो अच्छा लग ही रहा है। ओ यार, ये ऐसे देखो, लो कारीगर हैं हम तो भैया, तुम्हें ही नहीं आता कुछ। ये लो, ये हो गया, ये तरल भरा हमने। इसमें क्या भरा है? तरल। और इसी तरल को हम लोग, चलो ये प्लाज्मा झिल्ली अलग बना देते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली बन गई। ये कौन सी झिल्ली बन गई? प्लाज्मा झिल्ली। ये प्लाज्मा झिल्ली बन गई, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली, और इसके अंदर एक है केंद्रक। एक क्या है? ये केंद्रक हो गया, और बाकी वाला क्या है? तरल पदार्थ है, ये केंद्रक है। और ये जो तरल है, इसी तरल को हम लोग जो कह रहे हैं वो हम क्या कह रहे हैं भाई? कोशिका द्रव्य कह रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। ये कोशिका द्रव्य। तो हम किसकी बात करेंगे अभी? कोशिका द्रव्य की बात करते हैं, फिर केंद्र की कर लेंगे, एक ही बात है। कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, ये कुछ नहीं है, तरल सा पदार्थ है। चलो, कोशिका द्रव्य कहाँ है यार? सॉरी, एक इम्पोर्टेंट बात पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम लोगों ने देखा कोशिका झिल्ली, लेकिन जैसे कुछ कोशिकाओं में इसके ऊपर एक और झिल्ली पाई जा रही है, कुछ कोशिकाओं में इसी के ऊपर एक और झिल्ली पाई जा रही है, कुछ कोशिकाओं में इसी के ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली का जो नाम है वो है कोशिका भित्ति। इसका नाम क्या भाई? कोशिका भित्ति। तो हम बात करेंगे किसकी? कोशिका भित्ति की। तो अब कोशिका भित्ति के बारे में एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। कोशिका भित्ति मुख्यतः पादपों में पाई जाती है। मुख्यतः किस में पाई जाती है? पादपों में।
पादप जो कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी बात, ये जो बनी है मुख्यतः सेलुलोज की बनी है, सेलुलोज से बनी है, और सेलुलोज रे से होता है। ये क्या होता है? रे से, और दृढ़ होता है, दृढ़ मजबूत होती है, ये मजबूत होती है। इसी वजह से कोशिका को ये सहारा प्रदान करती है, कोशिका की आकृति संरचना वो निश्चित बन जाती है। दूसरी बात, ये क्या करती है, जैसे मान के चलो आपने कोशिका को अल्प परासरणी या परासरण दाबी विलयन में डाला तो क्या होगा? पानी कोशिका के अंदर जाएगा, तो कोशिका के अंदर अगर पानी गया तो सिंपल सा है, कोशिका के अंदर पानी जाता रहे। जैसे इसमें पानी आ रहा है, कोशिका में पानी आ रहा है, H2O या जल आ रहा है, तो जल आता रहेगा तो कोशिका फूलती जाएगी, कोशिका क्या आ जाएगी? फूलती जाएगी, है ना। फूलेगी तो फट जाएगी, फूलेगी तो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। फटने से अगर किसी को रोकता है कोशिका को, तो वो है कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मजबूत होती है, दृढ़ होती है, तो ये कोशिका को फटने से रोक देता है। कोशिका भित्ति आप लोगों को समझ में आई होगी कि कोशिका भित्ति रोक देता है। दूसरी बात, अगर हम अति परासरणी विलयन में कोशिका को डालें तो कोशिका से सारा ये जो लिक्विड है, ये कोशिका द्रव है, ये बाहर आना जाएगा। या पानी मान के चलो, पानी सारा बाहर आएगा। तो इस स्थिति में पानी सारा बाहर आएगा। पानी सारा अगर बाहर आ रहा है तो सिंपल सी कहानी ये है, पानी बाहर आने से यहाँ कोशिका क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। कोशिका संकुचित हो जाती है। पानी बाहर आया तो कोशिका क्या होगी? संकुचित। अब संकुचित कोशिका हुई ना, यही इससे सारे अंदर का जीव द्रव्य संकुचित हो जाएगा, अंदर के कोशिका के अंग जो है वो संकुचित हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन या जीव द्रव्य कुंसन भी कहते हैं, जीव द्रव्य कुंसन कहते हैं। ठीक बात, ये क्या होता है? जीव द्रव्य कुंसन। अब लोगों को बात समझ आई? ये किसकी कहानी है भैया? कोशिका भित्ति की। ये कहानी हम पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति की, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट शब्द केंद्रक की। किसकी बात करेंगे? केंद्रक की कुछ कहानियां क्या हैं उसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हम करने की कोशिश करते हैं। केंद्रक, देखो केंद्रक जो है कोशिका के बीच में ऐसा दिखता है। जैसे अगर आपने किसी कोशिका को लिया और उसको अगर आप रंजित करते हो, उस पर आयोडीन डालते हो, तो आयोडीन होता है ना, क्या डालो? अगर आप उस पर आयोडीन डालो, क्या डालो? आयोडीन डालोगे तो कोशिका जो है, ये कोशिका है, तो ये जो कोशिका के अंदर एक नीला सा कलर दिखाई देगा। यहाँ पर ज़्यादा नीला ब्लू कलर हो जाएगा, ये केंद्रक होगा। ये क्या होगा? आपका केंद्रक। समझा है ना? ये नीला कलर हो जाता है, ज़्यादा गहरा नीला हो जाता है जब आप क्या करते हैं? स्टेन करते हैं कोशिका को। अगर आप लोगों ने डाला कोशिका के अंदर, क्या डाला? ये आयोडीन। अगर इससे अभिरंजित, जिसे हम कहते हैं अभिरंजित करते हो, तो वो आयोडीन आपका काम आता है। क्या आता है काम? आयोडीन। इसी के अलावा, आयोडीन के अलावा एक दो नाम और है, सेफ्रानिन। एक तो नाम याद रखना, सेफ्रानिन। एक मैथिलीन ब्लू। ये दो शब्द जो हैं और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आयोडीन के साथ। आयोडीन से आप अभिरंजित कर सकते हो, उसके साथ ही आप किससे अभिरंजित कर सकते हो? मैथिलीन ब्लू से अभिरंजित कर सकते हो, और सेफ्रानिन से अभिरंजित कर सकते हो। ठीक है ना। और अब हम और कुछ बातें करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक और सिंपल सी, क्या बात करते हैं? जैसे ये जो है केंद्र के ऊपर
दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर कैसी झिल्ली पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली है, ठीक, लेकिन इस झिल्ली को कहते क्या है? ये सुनो, इस झिल्ली को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। दोहरी झिल्ली या दोहरी परत पाई जाती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। समझ आई बात कि ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली, ये एक और ये दोहरी झिल्ली है, और दोहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। समझ आ रही बात कि केंद्र के ऊपर दो परतें होती है, ठीक है ना, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र के अंदर होता क्या। और इसी केंद्र के अंदर सुनो, इसी केंद्र के अंदर आपका एक होता है क्रोमोसोम। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम है ना, ये धागेनुमा संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना बनाते हैं? धागेनुमा संरचना, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ये धागेनुमा संरचना बनाते हैं। इस क्रोमोसोम में क्या होता है? सुनो, क्रोमोसोम किसके बने? क्रोमोसोम बने एक तो भैया डीएनए, एक तो डीएनए, दूसरा इसमें होती है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है। लेकिन आप सिर्फ नाम ध्यान रखना, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर और डीएनए से मिलकर क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। और तुम्हें पता है कि डीएनए में क्या होता है? डीएनए में ही आपके आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। आनुवंशिक गुणों की सूचना जो होती है, आनुवंशिक गुणों की सूचना जो होती है वो आपकी किसमें होती है? डीएनए में। इसलिए हम कह सकते हैं क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना पाई जाती है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की क्या पाई जाएगी भाई? सूचना पाई जाएगी। और देखो, और मैं एक बात करूं कि डीएनए है क्या? डीएनए का पूरा नाम भी तो पता होना चाहिए ना। डीएनए का पूरा नाम तो सुनो, डीएनए का पूरा नाम जो है वो है डीऑक्सी। क्या है इसका पूरा नाम? सुनो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक और अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये इसका पूरा नाम होता है डीएनए का। और अच्छा, डीएनए की जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई, जिसे हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? डीएनए की। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन होती है, ठीक है ना। और सुनो, ये केंद्रक, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कोई कोशिका है, मान लो एक ये कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक वाला भाग बहुत छोटा होता है। कोशिका में केंद्रक वाला भाग बहुत छोटा होता है। केंद्रक का क्षेत्र जो है, केंद्रक का क्षेत्र जो है वो बहुत छोटा होता है। केंद्रक क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। तो हम कह देते हैं, और इसमें क्रोमोसोम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। बहुत मतलब क्रोमोसोम होता है वो, उसमें सिर्फ डीएनए या आरएनए होता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए या आरएनए के बने रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्षेत्र, यहाँ पर झिल्ली भी नहीं पाई जाती। झिल्ली कभी पाई जाएगी तो दो, नहीं तो झिल्ली नहीं पाई जाती। दूसरी बात और हम कुछ करें तो यहाँ पर झिल्ली नहीं पाई जाती, तो ऐसे केंद्रक को हम कहते हैं केंद्रक काय बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं? केंद्रक काय बोलते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक काय, ठीक, केंद्रक काय बोलते हैं। और इसमें जो पाए जाते हैं उन्हें हम, जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम क्रोमेटिन के रूप में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किसके रूप में पाए जाएंगे? किसमें पाए जाएंगे? क्रोमेटिन के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब एक और महत्वपूर्ण बात करता हूं कि ये जो है इस तरह की कोशिकाएं जिसमें केंद्रक का क्षेत्र बहुत छोटा होता है,
और क्रोमोसोम की जगह क्रोमेटिन होता है, झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक जो होता है उसे केंद्रक काय बोलता है। ऐसी कोशिकाएं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ऐसी कोशिका क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कहलाती है। इनमें केंद्रक बहुत छोटा होता है, झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक काय होता है और क्रोमेटिन पाया जाता है। और ये वाली जो कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक 2 झिल्ली वाला पाया जाएगा, ऐसे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। ये 2 इंपॉर्टेंट बात है। ये यूकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है, दूसरा आपका क्या है भाई? प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक, नेक्स्ट एक और बात करते हैं। केंद्रक जो है वो जनन में भी सहायक होता है। कई जीव ऐसे होते हैं, केंद्रक जो है वो जनन में सहायक है। किस में सहायक है? जनन में कैसे सहायक है मैं आपको बताता हूँ। जनन में केंद्रक सहायक है। जैसे कोई जीव है, जैसे अमीबा टाइप जीव है, तो ये केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया। केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया, एक केंद्रक ये बन गया, एक केंद्रक ये बन गया। तो इससे क्या होगा? इससे ये अलग नया अमीबा बन जाएगा और एक ये नया अमीबा बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? जनन हुआ कि नहीं हुआ? ये जनन, ये संतति है, ये जनक है कि नहीं है? तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जनन में भी ये थोड़ा बहुत सहायक होता है। समझ में बात है ना? जनन में भी थोड़ा बहुत सहायक होता है ऐसे। उसके बाद सिंपल सी है, जनन में सहायक है और कुछ खास बातें नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं केंद्रक कोशिका द्रव्य की। किसकी बात करेंगे? कोशिका द्रव्य। तो हम जो ये कोशिका देख रहे हैं, इस कोशिका में ये केंद्रक है, ये कोशिका की बाहर की झिल्ली है। यहाँ पर जो लिक्विड भरा है, एक तरल जो भरा रहता है, उस तरल को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य है और इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य है और ये साथ में केंद्रक है। ये दोनों मिलकर कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है ये वाला, और ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है आपका? केंद्रक। तो सुनो, कोशिका द्रव्य और ये दोनों केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिल लिए तो इन्हें हम कहते हैं जीव द्रव्य। ये क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात और वापस रिपीट करता हूँ, इसकी खोज जो करता है पुरकिंजे इसकी खोज करता है जीव द्रव्य की। ठीक है ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना? इस जीव द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका के अंग पाए जाते हैं जिसे कोशिका अंग कहते हैं। कोशिका अंग या कोशिका अंग कहते हैं। और मैं बताता हूं आपको, जो कोशिका अंग है वो जो प्रोकैरियोटिक थी, जिनमें ये कोशिका अंग होते हैं ना, ये झिल्ली, इनके ऊपर भी झिल्ली होती है, इसके ऊपर भी क्या होती है? झिल्ली होती है। कोशिका के ऊपर भी क्या? दोहरी झिल्ली होती है, सिंगल झिल्ली होती है। और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं भाई, किसी के ऊपर एकल झिल्ली होती है, आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। किसी के ऊपर एकल झिल्ली है, किसी के ऊपर डबल झिल्ली है, किसी के ऊपर कोई झिल्ली नहीं है। तो झिल्ली वाले अंग होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनमें झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली वाले मतलब एक झिल्ली हो चाहे 2 झिल्ली हो, नहीं पाए जाते। बिना झिल्ली के अंग पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है ना? ऐसी सिंपल सी बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ से रिलेटेड कर ली है। मुझे नहीं लगता अब कोई बाकी रह रहा है। ठीक है ना? तो ये होता है इतना सा, और बाकी की चीज़ें हम जो है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना? और मैं एक और बात बताऊँ, झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये वाली झिल्ली है, जैसे एक नाम सुना होगा आपने, वायरस। और वायरस की सबसे खास बात यह है कि वायरस में बेटे की झिल्ली होती ही नहीं है। वायरस में झिल्ली होती नहीं है, इसलिए ये बाहर, जब शरीर के बाहर रहता है,
किसी सजीव के बाहर यहीं कहीं पड़ा है, वायरस निर्जीव की तरह होता है, निर्जीव होता है बिल्कुल, लेकिन जैसे किसी सजीव के अंदर घुसा सजीव की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि जैसे ही किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा तो ये बात करेगा कैसी, सजीवों वाली, यानी कि सजीव वाले लक्षण दिखाएगा, नहीं तो निर्जीव पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सजीव के ऊपर झिल्ली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, झिल्ली होना चाहिए। चलिए इतनी सी बात है, बाकी की बातें कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़िए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू।